हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा आज के लेक्चर में मैं छठी कक्षा के विद्यार्थियों को उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए मैथ विषय का, हाफ ईयरली समझ रहे हैं ना, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैथ्स विषय का सैम्पल पेपर करवाने जा रही हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने अपने चैनल पर, कुछ ही दिन 2-3 दिन पहले ही मैंने डाला है आपके क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कि आपका जो हाफ ईयरली का पेपर है वो 40 नंबर का आएगा। एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 के कितने आएंगे, 3-3 के कितने आएंगे, 5-5 नंबर के 2 आएंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई का एक बटन होता है उस पर भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन उससे पहले अगर किसी बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को पॉज करें और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैं आपकी कक्षा के लिए कोई भी नया लेक्चर डालूंगी तो वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, आपको कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो हम इस सैम्पल पेपर को विद सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए ज़रा, ये है भाई कक्षा 6 विषय गणित, समय 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट। 40 अंक का आपका पेपर होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और उनके अंक उनके सामने दर्शाए गए हैं। 1 से 15 तक वस्तुनिष्ठ हैं। वस्तुनिष्ठ में जो पहले 10 प्रश्न हैं वो MCQ होंगे, यानी उनमें आपको चॉइस मिलेगी। और 11 से 15 तक के में कोई फिलअप हो सकता है, कोई वन वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड आफ्टर दैट 16 से 22 में उत्तर को दिए गए स्थान पर हमने लिखना है। आगे बढ़ूँ, ये देखिए, अब आगे चलते हैं फटाफट से। प्रश्न संख्या 1 से 10 में सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। पहले 10 प्रश्न आपको MCQ मिलेंगे और बिल्कुल इसी तरह का आपका पेपर आएगा वार्षिक, इसमें हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो आप इसकी सहायता से अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ये देखिए, पहला ही प्रश्न क्या कह रहा है, 3 × 10,000 जमा 7 × 1000 जमा 9 × 100 जमा 0 × 10 जमा 4 किसके समान है। फटाफट देख लो। 3 × 10,000 कितना बन गया, 30,000 जमा 7 × 1000 कितना बन गया, 7,000 जमा 9 × 100 कितना बन गया, 900। 0 को 10 से गुणा करोगे तो 0 और जमा में 4, ठीक है। अब इनको जोड़ना है तो पीछे से जोड़ना शुरू करो तो 4, ये सारी 0 हैं, फिर 9 है, फिर 7 है और फिर आपका 3 है, यानी 37,904, जो कि ये वाला सही ऑप्शन है। वैसे ये सब जोड़ करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। 10,000 के पीछे से शुरू कर सकते थे। इकाई के स्थान पर 4 है, दहाई के स्थान पर 0 है, सैकड़े के स्थान पर 9 है, 1000 के स्थान पर 7 है और 10,000 के स्थान पर 3 है। तो हमारा सही उत्तर ग बनता है 37,904। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या का अंतर होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, प्राकृत संख्या 1 होती है। और जब छोटी पूर्ण में से प्राकृत घटाना है तो 0 में से 1 घटाओगे तो -1, यानी ख भाग आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अब इसको ज़रा ध्यान दे लो, थोड़ी सी मैं इसको बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को ताकि आपको दिखे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख पढ़ना जरूर आना चाहिए। 5,69,999 की परवर्ती यानी बाद वाली, पूर्ववर्ती यानी पहले वाली। परवर्ती यानी बाद वाली संख्या निकालने के लिए हमने इसमें 1 जोड़ देना है। तो 5,69,999 में जब आप 1 जोड़िएगा, ये 1 है तो 9 और 1 10, हासिल पाई 1, 9 और 1 10, हासिल पाई 1, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 6 और 1 7, ये बन जाएगा 5,70,000। अपना ऑप्शन ढूंढ लो, कहाँ है, ये रहा आपका राइट ऑप्शन। चौथा प्रश्न है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होगा। क्रमागत माने 3, कोई भी 3 संख्याएं लगातार ले लो, उनको गुणा करो तो उनकी गुणा हमेशा किससे भाग होगी। देखो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कितना आया, 6। कम से कम ये 6 से तो भाग होगी ही, 2 से भी हो सकती है, 3 से भी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, फिर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, तो 2 तिया 6
और 6 चौके 24 किससे भाग हो रही है? 2 से हो रही है, क्योंकि 3 क्रमागत संख्याएं जब आप लोगे तो उनमें एक संख्या सम जरूर आएगी, और जब एक संख्या सम जरूर आएगी, अब 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, तो 4 का मतलब सम आ जाएगी 4 से गुणा होकर, तो वो कम से कम किससे जरूर भाग होगी? 2 से 100% वो संख्या भाग होगी। आप कोई भी ले लो, 100 गुणा 101 गुणा 102 सम संख्या बनेगी, हमेशा किससे भाग होगी? 2 से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कै भाग 2। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। ये एक एक नंबर के MCQ चल रहे हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 कितने पे जाएगा? 3 पे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अभाज्य कर रहे हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे जाएगा। 11 एकम 11 ना जाने की 0, 11 एकम 11 और 101 अभाज्य होता है। तो 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101, 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101, ये हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कै है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने अलावा किसी से भाग नहीं होती। छठा प्रश्न है, यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे, कहीं भी ना काटे, जैसे मान लो यही है, कहीं भी नहीं काट रहा, अपने आप को टच ही नहीं कर रहा, तो ये सरल वक्र है। जो वक्र अपने आप को कहीं भी ना काटे वो सरल वक्र कहलाता है। 7वां प्रश्न, एक संपूर्ण घूर्णन कितने बराबर भागों में बांटा जा सकता है? संपूर्ण घूर्णन का मतलब है कि ये मेरी ये एक लाइन है, यहाँ से घूमना शुरू हुई, ये लाइन थोड़ी देर के बाद यहाँ आ गई, थोड़ी देर के बाद यहाँ आ गई, थोड़ी देर के बाद यहाँ 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 यहाँ, और घूमकर वापस वहीं आ गई। फिर समझें, लाइन यहाँ थी, थोड़ी देर के बाद घूमकर वापस अपनी उसी जगह पर आ जाती है। मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो दोबारा से वो लाइन, 1 मिनट भाई, कलर चेंज ही नहीं हुआ, दोबारा से वो लाइन यहाँ ही आ जाती है। तो ये हमारा पूरे का पूरा एक चक्कर बन जाता है। तो इसके कितने बराबर भाग होंगे? तो इसके 360 बराबर भाग होंगे, और हर भाग को हम 1 डिग्री का कोण कहेंगे, क्योंकि ये पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। तो इसको 360 से हम भाग करेंगे तो बराबर 360 भाग इसके हो जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा ग। आगे बढ़ूं, प्रश्न संख्या 8, इनमें से किसका एक सीधा किनारा नहीं होता? शंकु बना लो, आइसक्रीम सॉफ्टी बन गई, आयत, घन, घन का मतलब लूडो की गोटी, सीधा किनारा है घनाभ। तो अब आप जरा ध्यानपूर्वक देखो, घन का भी सीधा किनारा है, घनाभ का भी है, आयत का भी है, लेकिन शंकु का किनारा सीधा नहीं है, टेढ़ा है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या आने वाला है? वो आने वाला है शंकु। -2 से 3 कम कौन सी संख्या होगी? -2 में से कम करना है, यानी घटाना है। किसको घटाना है? 3 को। कितना हो गया? -5। और नहीं तो ये संख्या रेखा आपके सामने, -2 से 3 कम करो, 1 कम, 2 कम, 3 कम। कम करने के लिए पीछे जाना होता है, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? -5 पर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा -5। और अब हम आ जाते हैं 10वें प्रश्न पर। ये MCQ का लास्ट प्रश्न है। संख्या रेखा पर की गई क्रिया को निम्न में से कौन सा विकल्प सही दिखाता है? मैं थोड़ा सा इसको अच्छा सारा बड़ा कर देती हूँ। ये देखो, हमारी जो संख्या रेखा है 0 से शुरू हो रही है, दिख रहा है, और ये एरो लग रहा है, यानी पीछे जा रहा है -2 पे। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? -2 से। अब -2 के बाद जो अगला एरो है वो ये आगे जा रहा है। कितनी बार आगे जा रहा है? -2 से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। आगे जाने का मतलब अभी अभी बताया जमा होता है, पीछे जाने का मतलब घटा। समझ गए? पहले हम एक और रंग चेंज करती हूँ, ब्लू कलर से देखना आप दोबारा। 0 से हमने शुरू किया और -2 पे गए, यहाँ हम खड़े हैं, और यहाँ से हम ये आगे गए। 3 मत देखना, 3 पर जाने के लिए 5 बार आगे गए हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि -2 में 5 को जोड़ा गया है। तो ग भाग हमारा सही एक्सप्रेशन है इस संख्या रेखा की क्रिया को दर्शाने का। ये 10 क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, जो MCQ थे। आगे भी 5 प्रश्न हैं एक एक नंबर के, लेकिन वो MCQ नहीं है, उनमें उत्तर आपको लिखना है।
खाली स्थान संकेत को केवल एल, एम और सी में से घटाया जा सकता है। एक तो हमें रोमन के संकेत समझना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। जब हमें रोमन के संकेत समझने हैं तो आपको मेरे ख्याल से तो सभी बच्चों को पता भी होगा कि रोमन भाषा के अंदर भाई आई यानी 1 का मतलब 1 होता है, V का मतलब 5 होता है और X का मतलब 10 होता है। आगे बढ़ूँ, ये L का मतलब 50 होता है बेटा, C का मतलब 100 होता है, D का मतलब 500 होता है और M का मतलब 1000 होता है। इनको नोट कर लेना स्क्रीन को पोज करके। अब ये कहता है कि कौन सा संकेत है जो L में से, M में से और C में से, तीनों में से घटाया जा सकता है। L का मतलब 50 में से, M का मतलब 1000 में से और C का मतलब 100 में से। तो इन तीनों में से हम X को घटा सकते हैं, 10 को घटा सकते हैं ना, ठीक है। वैसे तो हम 5 को भी घटा सकते हैं, आपका उत्तर V भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो इसने ऑप्शन तो दिए नहीं है, तो ऑप्शन तो दिए नहीं है तो आप किसी को भी भर सकते हो, वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप X भरते हो तो वो भी सही ऑप्शन है, अगर आप V भरते हो तो वो भी सही ऑप्शन है और अगर आप 1 भरते हो तो भी सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना। 92 खाली स्थान 389, रिक्त स्थान में ऐसा अंक लिखो कि संख्या 11 से भाग हो जाए। 11 से जब भी कोई संख्या भाग हो तो इसके लिए एक बड़ा आपने मज़ेदार सा नियम ध्यान रखना है। इसको थोड़ा साफ कर दूं। पहली संख्या घटा दूसरी, मान लो यहाँ x आ गया। अब ये कितने अंकों की संख्या बन गई? 6 अंकों की। ये बन गई 9, 2, x 3, 8, 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9 लाख। अब ये x का तो मान नहीं पता ना, जो भी होगा 389। तो x की जगह क्या आए कि 11 से भाग हो जाए। तो मैं आपको इसके लिए बता दूं कि क्या नियम है। पहली संख्या घटा दूसरी संख्या जमा तीसरी संख्या घटा चौथी संख्या जमा पांचवी संख्या और घटा छठी संख्या। ये या तो 0 होनी चाहिए या 11 के बराबर होनी चाहिए, यानी 11 से भाग होनी चाहिए। नियम क्या होता है 11 से विभाज्यता का कि मान लीजिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए बेटा मैं 1331 ले लेती हूँ, ये 11 से भाग हो रहा है। तो ओड और इवन प्लेस, पहला और तीसरा स्थान हो गया 1 और 3, ध्यान देना मेरी बात पे, और ये हो गया 1 और 3। इन हरे हरे का जोड़ कर लो 4 और इन नीले लाल लाल का जोड़ कर लो 4। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या 0 के पहाड़े में 11 के पहाड़े में आना चाहिए। यानी कि सम स्थान पर आने वाली संख्याओं का जोड़ और विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं का जोड़ 11 से भाग होना चाहिए। उन दोनों का जोड़ करके फिर घटाना पड़ेगा। ध्यान दो मेरी बात पे, इसको और इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो और आपस में घटा लो, तो या तो अंतर 0 आए या 11 से भाग हो। तो हमने, आप इसको आसान तरीका लगेगा आपको जो मैं करा रही हूँ, आप इससे देखो 9 घटा 2 पहली संख्या घटा दूसरी जमा तीसरी घटा चौथी जमा पांचवी घटा छठी, मतलब एक बार जमा का एक बार घटा का चिन्ह लगाकर या तो वो 11 के बराबर आना चाहिए या 0 आना चाहिए। इसको हल कर लो। 9 से तो 9 कट गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। 8 में से 3 गए 5 और 5 में से 2 गए 3, ये बन गया 3 जमा x बराबर 11। अब x का मान निकालना है तो 3 राइट साइड में चला जाएगा, 11 घटा 3 तो 11 में से 3 गए 8, यानी x का मान 8 आ जाएगा। अर्थात अगर मैं यहाँ 8 रखती हूँ तो ये संख्या बनेगी, थोड़ी ऊपर लिखूँगी मैं, 9,28,389। और कोई भी बच्चा इसको 11 से भाग करके देख सकता है, ये 11 से पूरी भाग हो जाएगी और आपका भागफल 8,439 आएगा। तो आप कर लेना। तो आपका यहाँ पर जो अंक हम भरेंगे वो 8 भरेंगे। आगे चलते हैं। किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा भाजक होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड ले लो, मान लो 12 है, 12 का गुणनखंड 3 है, तो 3 12 को पूरा क्या करता है? भाग करता है। और जो संख्या किसी को पूरी भाग करे वो उसका भाजक होती है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा भाजक होता है, ठीक है। लिख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर।
खाली स्थान का पूर्ववर्ती नहीं होता। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। जब हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो जीरो, वैसे तो संख्याएं बहुत हैं, 1 2, अब आप छठी कक्षा में हो तो आपने ऋणात्मक संख्याएं भी पढ़ ली होंगी। तो यूँ तो जीरो का पूर्ववर्ती होता है, यानी जीरो से पहले -1 आता है भैया, 1 से पहले 0 आता है। तो प्राकृत की बात करूं, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब मैं प्राकृत संख्याओं की बात करती हूं तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि 1 से पहले 0 आएगा और 0 प्राकृत नहीं होता। और अगर मैं पूर्ण की बात करूं तो 0 से पहले कोई संख्या नहीं आती। तो अभी ये क्वेश्चन है तो अधूरा, लेकिन आप इसमें 0 लिखाना कि 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम 15वां प्रश्न है, खाली स्थान पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक। पहले तो पूर्ण संख्याएं देख लो भैया, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। गुणन माने गुणा करना। तत्समक क्या होता है कि किसी भी संख्या को किससे गुणा करें कि वो संख्या स्वयं आ जाए। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो वो खुद आ जाएगी। समझ रहे हो भाई? 5 को 1 से करो 5 आ जाएगा, 1000 को 1 से गुणा करो 1000 आ जाएगा, -3 को 1 से गुणा करो -3 आ जाएगा। अर्थात एक ऐसी संख्या है जिसे किसी से भी गुणा करो तो वो खुद आ जाएगी। तो 1 हमारा तत्समक हो जाएगा। ये थे बेटा जी 1-1 नंबर के 15 प्रश्न। अब आपके 3-3 नंबर के शायद 2-3 प्रश्न हैं, बिल्कुल मैं देख लेती हूँ, 4 5 प्रश्न हैं आपके 3-3 अंक के। ठीक है, वैसे इस बार आपके 2-2 अंक के प्रश्न भी आएंगे। ठीक है, 2-2 अंक के भी आएंगे, तो वो घूमकर इसी में से आ जाएगा। तो आप इसको देखें, आपको काफ़ी इस प्रश्न पत्र को करने से आपको बहुत मदद मिलने वाली है फाइनल इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा में। और अगर लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना तो बिना कहे बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी होगी? 7 अंकों की 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 बार 9 लिख लो। और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की, अभी उल्टा लिख रही हूँ मैं, पहले मैं 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखती हूँ। जब भी सबसे छोटी संख्या लिखनी तो 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, 3 नंबर का प्रश्न है, आप लिख के आओगे क्या कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर है ये, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर है ये, और फिर आप उनका अंतर लिख के आओगे। ऐसे ही आप इस प्रश्न को नहीं कराओगे, पूरे तरीके से आप इसको करके आओगे। मैं तो जस्ट हिंट दे रही हूँ। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गए 0, 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 9 में से, यानी कि केवल कितने का फ़र्क है? 1 का फ़र्क है, क्योंकि वो 7 अंकों की सबसे बड़ी हो गई, उसमें 1 जोड़ते 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। लेकिन 3 अंक के लिए आपको इसको इस तरीके से पूरे तरीके से अपनी परीक्षा में करके आना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। निम्न को हिंदू अरेबिक संख्याओं में लिखो। 3 अंक के लिए बहुत ही छोटा सा प्रश्न है ये। देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया था LXXIX। L का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कितना था? 50 था, जमा x का मतलब 10, फिर 10, फिर 10, और IX का मतलब होता है 9। 50 60 70 80 और 9, ये बन जाएगा 89। आगे बढ़ूँ, CLXV। C का मतलब मैंने बताया था 100, जमा L का मतलब 50, जमा x का मतलब 10 और v का मतलब 5। 100 और 50 150 और 10 160, और ये आ जाएगा 165। ये दोनों भाग आपके हो जाते हैं, 89 और 165। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। एक वृत्त खींचिए और निम्न को दिखाएं। बड़े ध्यान से आपने इस प्रश्न को करना है। प्रकार पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, प्रकार में पेंसिल लगाएंगे आप ऐसे कहीं भी किसी बिंदु पर रखकर आप इस तरह से उसका वृत्त को खींच देंगे। अब कहता है कि उसका केंद्र दिखाइए। वैसे तो आपने खुद खींचा है तो आप केंद्र पर निशान लगा देना। केंद्र हो गया पहला भाग। व्यास का मतलब केंद्र पर प्रकार फूटा रखकर और एक बिल्कुल सीधी रेखा केंद्र में से निकाल देना। AB ये तो व्यास हो जाएगा, O आपका केंद्र हो जाएगा। जीवा
वैसे तो ये व्यास खुद जीवा है, लेकिन जीवा के लिए एक अलग से रेखा खींच लेना जो वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है, तो ये आपकी जीवा हो जाएगी। 3 नंबर के लिए बड़ा ही सरल प्रश्न है, प्रकार पेंसिल से करके आपने आना है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19। दिए गए चित्र में निम्न के नाम लिखिए। नंबर 1 न्यून कोण। भाई न्यून कोण तो बहुत हैं, देखो ये रहा, ये न्यून कोण है DBC, ठीक है। तो पहले भाग के लिए मैं कई सारे लिख देती हूँ, कोण DBC। हाँ, और देखो रंग बदल दूँ मैं, आप देखो कोण ACB, ये वाला कोण भी न्यून है, कोण ACB। और ले लो तीसरा रंग उठा लेती हूँ मैं, बहुत सारे हैं, BDA, तो कोण BDA हो जाएगा। भाई 3 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा ढंग से करेंगे हम अच्छे तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं, और देख लो भाई, ABD, ये वाला कोण भी न्यून कोण है, ABD। कई सारे लिख दिए मैंने, आप 4-5 लिखा ना। आगे बढ़ूँ दूसरे भाग पर, विकर्ण बताना है, तो BD भी विकर्ण है और AC भी विकर्ण है, तो BD का नाम लिख देना और AC का। ख़त्म प्रश्न, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। अब ये कहता है 20वां प्रश्न भी 3 अंक में हल करो। 1 घटा 2 जमा, आप ऐसा करिएगा, जमा वाले ले लो, 1 3 5 7 9, पहले इनको जोड़ लो, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9, एक ब्रैकेट में रख लो। फिर घटा वाले ले लो, अलग कलर ले रही हूँ अब मैं, ध्यान देना, 2 4 6 8 10, इनमें से घटा कॉमन ले लो, तो 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10, सारे घटा के थे, सब में से मैंने घटा बाहर ले ली, तो अंदर सारे के सारे जमा के हो गए। अब इस ब्रैकेट को हल कर लो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18 और 7 25, घटा 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, और 25 में से 30 गया तो माइनस का 5 आ जाएगा। भाई 30 में से 25 गया 5, लेकिन हम छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो ऋणात्मक उत्तर आएगा। अब बस 2 प्रश्न और बच जाते हैं 5-5 अंक के, उनको देख लेते हैं। कॉलम क और ख का मिलान कीजिए। फुटबॉल कैसी आकृति है? गोलाकार है। जोकर की टोपी शंक्वाकार है। पानी का पाइप बेलनाकार है। लूडो का पासा घनाकार है और ईंट घनाभाकार है। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आपके आएंगे। बहुत आसान सा पेपर है ये, और ये आपके सैंपल पेपर का लास्ट प्रश्न है। एक कमरे का फर्श 8 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबा और 6 मीटर 72 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये कमरे का फर्श है। यदि पूरे फर्श पर समान आकार की वर्गाकार टाइल लगानी हो तो कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, तो सबसे पहले तो कमरे की लंबाई देख लो, आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। कमरे की लंबाई, ठीक है, कमरे की लंबाई, थोड़ी लिखाई ना इन पे कम आती है, बराबर है 8 मीटर 96 सेंटीमीटर। हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 8 मीटर के हो गए 800 मीटर और जमा 96, यानी कि ये हो गया 896 सेंटीमीटर। कमरे की, 1 मिनट भाई, कमरे की चौड़ाई पूरे तरीके से आपने इसको करना है, हो गई B, ये हो गई 6 मीटर 72 सेंटीमीटर, यानी कि 672 सेंटीमीटर। यदि पूरे फर्श पर समान आकार की वर्गाकार टाइल लगानी हो तो कम से कम कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमने लंबाई और चौड़ाई को सेंटीमीटर में बदला। ये स्क्रीन पे से डिलीट हो गया, मैं यहाँ कॉर्नर में अलग से लिख देती हूँ कि जो कमरे की लंबाई आई है बेटा वो आ गई 896 सेंटीमीटर और कमरे की जो चौड़ाई है वो आ गई 672 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात आपको? अब आपको ना तो टाइलों का साइज दे रखा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। तो टाइल, अब ये एक चौरस टाइल है, फिर ये दूसरी चौरस टाइल है, फिर तीसरी वर्गाकार, चौरस का मतलब वर्गाकार। तो पहले तो हमें टाइल का साइज निकालना है कि भाई सबसे छोटी छोटी टाइल कितने साइज की हो। उसको निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई का निकालना पड़ेगा महत्तम समापवर्तक। ठीक है,
अब मैं लंबी विभाजन विधि से आपको महत्तम समापवर्तक निकाल के दिखाती हूँ। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा महत्तम समापवर्तक, इसके लिए हमारा ये स्क्रीन भी छोटा पड़ने वाला है। 896 और 672 में यहाँ से शुरू करती हूँ। 896 को मैं भाग करती हूँ 672 से, तो 1 पे जाएगा। जल्दी जल्दी देखते हैं। 672, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 7 गए 2 और 8 में से 6 गए 2, 224 आ गया। अब ये आ गया 672। 3 पर देखते हैं, 3 चौके 12, 3 पर चला गया ये हमारा है भाई। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। तो हमारा जो महत्तम समाप, लंबा नहीं गया, ये लंबा नहीं गया, तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक आया बेटा वो कितना आया, 224 आया। यानी कि टाइल का जो साइज होगा वो 224 सेंटीमीटर की एक टाइल होगी लंबाई की। ठीक है। तो अब जब भी हमें कभी इस तरह का सवाल करना हो कि कितनी टाइलें चाहिए, अब आप मेरी बात को ध्यान सुनना, 224 को नोट कर लेना। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ। कमरे की लंबाई है 896, कमरे की चौड़ाई है 672। टाइल की भुजा को अगर मैं ए मान लूँ तो कितनी आई थी, 224। अब हमें निकालनी है टाइलों की संख्या। तो वो जो टाइलों की संख्या निकलेगी वो कैसे निकलती है, बड़े क्षेत्रफल को छोटे क्षेत्रफल से भाग करके। ठीक है। कमरे का क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल। अब कमरा क्या है, आयताकार है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 896 गुणा 672। टाइल क्या है, वर्गाकार है, तो भुजा गुणा भुजा, 224 गुणा 224। अभी अभी हमने महत्तम निकाला तो 224 तिये, तो अपना कितना आ रहा था, 672 आ रहा था। और 224 चौके 896 आ जाएगा, आपका करके देख लेना। तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो 12 आएगा। यानी कि कम से कम हमें 12 टाइल चाहिए कमरे में बिछाने के लिए। तो ये 5 अंक का प्रश्न था, जगह थोड़ी है इसलिए मैंने इसको बार बार टुकड़ों में कराया है। आप बिल्कुल तरीके से करेंगे। कमरे की लंबाई, अरे ये तो पूरा ही बैग चला गया, आप पूरे तरीके से करेंगे। कमरे की लंबाई बराबर है एल, फिर उसको मीटर सेंटीमीटर में बदलेंगे, फिर आप लिखेंगे कमरे की चौड़ाई। ठीक है। फिर आप लिखेंगे कि भाई टाइल की लंबाई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, HCF यानी महत्तम समापवर्तक चाहिए। तो फिर हम लंबाई और चौड़ाई का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, जो कि अपना कितना आएगा, 224 आएगा। ध्यान दे लेना, सारा काम हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं। और फिर जब टाइलों की संख्या निकालनी होगी तो वो क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइलों का, और हमारी कुल कितनी टाइल आएंगी, 12। तो ये था आपका पूरा सैम्पल पेपर का हल। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लेक्चर को लाइक करना है, कमेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को और अपनी कक्षा के बच्चों को शेयर करना है। थैंक यू।